वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि किस तरह से इरिगेशंस के लिए या क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आपकी खेतीबाड़ी की जाती है, कौन से स्टेप्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे देखिए एक पीडीएफ के द्वारा मैंने आपके कुछ पॉइंट्स लिए थे जिसमें आपको इस तरह से बताया था। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ इरिगेशन तक पढ़ चुके हैं कि इरिगेशंस में क्या क्या प्रोसेस और कैसे कैसे इरिगेशंस किया जाता है और मॉडर्न इरिगेशन में किस तरह से बदलाव आया है, ये सारी बातें देखिए। आज हम देखेंगे वीडिंग के बारे में। जो पांचवा स्टेप्स आपका जो आता है वो क्या होता है, वीडिंग। अब देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वीडिंग होती क्या है। अब देखो वीडिंग क्या होती है कि जो अनवांटेड जो आपने जो क्रॉप्स उगा रखी है ना, उसके साथ साथ कुछ अनचाहे पेड़ पौधे भी आपके उग जाते हैं। जो अनवांटेड प्लांट्स उगते हैं आपके क्रॉप्स के साथ, उनको क्या बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है। अब देखो हम तो वीडिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जो वीड्स होते हैं ना वो हमारे लिए, हमारी फसल के लिए अच्छे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो डिस्टर्बेंस होगा उनको, कि उनको सॉइल से न्यूट्रिशंस लेने ना, वो न्यूट्रिशंस वो वीड्स भी ले लेंगे, तो जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस है वो हमारी क्रॉप को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो वीड्स होता है उसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। और जो वीड्स को रिमूव करने की प्रक्रिया होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, वीडिंग बोला जाता है। अब देखो कोई भी चीज़ हमें रिमूव करनी है तो ऐसे तो कर नहीं लेंगे भाई हाथ से जाकर ही कर लो, नहीं, किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि जिसकी मदद से हम उनको वहाँ से हटा सके। तो और देसी भाषा में इस वीडिंग को निदान भी बोला जाता है या नैदन भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे 3 आपके इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स दे रखे हैं जिनकी मदद से निदान किया जाता है। ये खुरपी इस टाइप का होती है, खुरपी जिसको पकड़ने का ऊपर हैंडल होता है, और ये आपका आयरन का टाइप का बना हुआ होता है, तीखा तीखा होता है ये आगे से, जिसकी मदद से ये हाथ से लोग काटते हैं। उसके बाद देखो दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, सीड ड्रिल। एक ऐसी मशीन होती है जो ट्रैक्टर के पीछे लग जाती है और धीरे 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 बहुत ही धीरे 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 स्पीड में इसको चलाया जाता है। क्योंकि देखो ज़्यादा धीरे नहीं चलेंगे ना तो हमारी फसल भी ख़राब हो जाएगी, तो बहुत ही धीरे धीरे इस सीड ड्रिल को चलाया जाता है जिसकी मदद से वो वीड्स वगैरह निकल जाते हैं। लेकिन लोग मोस्टली जो मैदान में ना, ये खुरपी का, ये जो आपका ये तीसरा यहाँ पे दे रखा है कि आजकल कुछ ऐसे दवा का छिड़काव भी आता है कि जिसका हम दवा का छिड़काव करें ना तो हमारी क्रॉप्स को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जो वीड्स होते हैं थोड़े वीक होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इतना भी हम कारगर इसको नहीं बोलते, क्योंकि देखो दवा छिड़केगी तो हमारी फसल को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नुकसान पड़ेगा। तो बेस्ट जो मेथड है ना वीडिंग का, वो आपका कौन सा कहलाएगा, खुरपी से जो खुद से किया गया हाथों से है वही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वीडिंग की जाती है। ठीक है, एक हम बोल सकते हैं कि एक बदमाश होते हैं वीड्स। क्या होते हैं, बदमाश होते हैं। जो बेचारे जो अच्छे बच्चे होते हैं ना क्रॉप्स, उनको भी पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या करता है, टीचर आके ये बदमाश बच्चों को क्लास में से निकाल देता है, वीड्स। ये सब भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद देखो अब वीडिंग के बाद आपका क्या आता है, जब अच्छे से अब देखो वीडिंग भी कर रहे हो, अच्छे से इरिगेशन भी कर रहे हो, पानी भी जब मिल रहा है, तो कुछ टाइम के बाद देखो फसल आपकी बन के तैयार भी तो हो जाएगी कि नहीं होगी तैयार। कुछ ना कुछ टाइम लेगा, कुछ 3-4 महीने में हो जाएगी, कुछ ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस तरह से जब आपकी फसल बन के तैयार हो जाती है ना, कि जैसे मैंने मेरे खेत में गेहूँ लगा दिए और अच्छे से गेहूँ अब लग गए हैं 3 महीने, 3.5 महीने या 4 महीने के बाद, तो जो उसको जो गेहूँ को वहाँ से उसके उसकी कटाई की जाती है गेहूँ की, वो क्या कहलाता है आपका, हार्वेस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। और देखो हार्वेस्टिंग किसकी मदद से होता है, एक ये सिकल जैसा होता है जिसको हम दांतेड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दांतेड़ा। जो देखो इसे सी टाइप स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से इसका पकड़ने का हैंडल होता है, ऐसा इस तरह का क्वेश्चन मार्क जैसा, या इस तरह का ये दांतेड़ा होता है, सिकल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी मदद से यहाँ से नीचे से इसको काट दिया जाता है और धीरे 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 सारी फसल को वहाँ पे जमा किया जाता है। देखो पूरा ऐसा नहीं है कि गेहूं के दाने ऊपर से ले रहे हो, नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो पूरा जो उसको जड़ से काट के उसको प्लांट को वहाँ से हटा दिया जाता है। अब देखो ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही मतलब कि एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो आजकल आपका जो एक मशीन ही आ गया है, पूरा हार्वेस्टर नाम का क्या आ गया, मशीन आ गया है, जिसके हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से मशीन आपकी फसल के ऊपर चलती रहती है और धीरे धीरे आपकी जो ये सब ढाके वगैरह जो है ना, ये प्लांट्स वगैरह सारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी हार्वेस्टिंग की जाती है। सगो वापस हम रिकॉल करते हैं हार्वेस्टिंग तक कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहला हमारा क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर दूसरा हमारा क्या था, सोइंग। फिर तीसरा क्या था, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।
खातर डालना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, फिर आपका क्या था इरिगेशन, पानी डालना, सिंचाई करना, फिर आपको मैंने आज ही क्या बताया वीडिंग के बारे में बताया, निदान करना जो हम खुरपी की मदद से करते हैं, सीड ड्रिल की मदद से करते हैं, या स्प्रे वगैरह भी दवा का छिड़काव भी कर सकते हैं। उसके बाद आज मैंने आपको क्या बताया, ये हार्वेस्टिंग के बारे में। देखो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो ऊपर आपको जो आपकी बुक का पीडीएफ दे रखा है उसमें वो सारी बातें बहुत ही डिटेल्स में भी दे रखी है, लेकिन उन सबका सार यही निकल रहा है। तो एक बार आप सारी ये चीज़ें भी पढ़ लेना कि क्या सार होता है हार्वेस्टिंग वगैरह। फिर देखो आप यहाँ पर एक देखोगे तो हमारे देश में जब ये हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है ना, तो उस टाइम अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के त्यौहार भी मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, लोग बहुत ही बढ़ चढ़ में उसमें हिस्सा लेते हैं। तो देखो कौन से फेस्टिवल होते हैं आपके हार्वेस्ट से। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन और पोंगल है आपका साउथ में मनाया जाता है, फिर आपका बैसाखी है जो पंजाब वगैरह में मनाया जाता है, फिर आपका जो होली का टाइम है, फिर आपका दिवाली का टाइम है, फिर आपका ये नब्बणिया, ये बीबा। ये नब्बणिया और बीबा के बारे में आप भी, सॉरी बिहू है, बिहू होगा, हाँ नब्बणिया और बिहू है, इसके बारे में आप मुझे बताओगे कि कौन से स्टेट के अंदर ये बिहू मनाया जाता है और किसके अंदर ये नाबनिया वाला फेस्टिवल मनाया जाता है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको सर्च करके मुझे बताना है। और तो ये सारे फेस्टिवल्स कौन से कहलाते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत उत्साह होता है किसानों के अंदर कि भाई उनकी 3-4 महीने की मेहनत है और अब उनको फल मिलने वाला है, तो वो बहुत सारी चीज़ों से वो फसलों बड़े उत्साह के साथ अपना कटाई शुरू करते हैं। उसके बाद देखो एक एक और बात आती है आपकी, हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाती है कि थ्रेशर्स वगैरह की मदद से भी, नहीं थ्रेशिंग वाला तो सॉरी आगे आएगा। तो हार्वेस्टिंग के अंदर देखो, एक मिनट। यहाँ पे हार्वेस्टिंग और आपकी बुक में हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग को एक साथ ही कंबाइन करके ही समझाया गया है। देखो हार्वेस्टिंग है, और देखो अब जब हार्वेस्टिंग कर दी जाती है, हार्वेस्टिंग यानी कि काट दिया गया है फसल को, तो उसके बाद देखो आपकी क्या की जाती है, थ्रेशिंग की जाती है। क्या की जाती है, थ्रेशिंग, यानी कि जो प्लांट्स वगैरह है, जो क्रॉप्स वगैरह है, उनके ऊपर ये जो सीड्स वगैरह जो हमारे काम की क्रॉप्स है उसको अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रेशिंग। और ये थ्रेशिंग देखो किसकी मदद से किया जाता है, ये थ्रेशिंग आपकी किया जाता है थ्रेशर्स वगैरह की मदद से ये थ्रेशिंग की जाती है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि हार्वेस्टिंग के बाद आपका क्या आ रहा है, थ्रेशिंग आ रहा है। कुछ लोग देखो इस तरह से ये मैनुअल भी करते हैं, मैनुअल यानी खुद से करते थे। देखो इस तरह से ये आपके जो प्लांट वगैरह जो होता था, जो आपकी फसल होती थी उसको ऐसे गोथा बना लेते थे बहुत बड़ा सा बांध के, और फिर इसको ऐसे कूटते थे ज़मीन के ऊपर, बहुत ज़ोर ज़ोर से कूटते थे ताकि वो जो आपके जो सीड्स वगैरह वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो इस तरह से किया जाता था आपका थ्रेसिंग। तो फिर वही बात कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत मेहनत लगती थी, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगते थे। तो मशीन आ गई है कौन सी, थ्रेशर मशीन, जिसकी मदद से हम थ्रेशिंग कर सकते हैं। अब देखो थ्रेशर मशीन भी, कोई कोई मशीन ऐसी होती है थ्रेशर मशीन की दोनों चीज़ें शामिल होती है, जिसमें हार्वेस्टिंग भी होता है और थ्रेशिंग भी होता है। इसीलिए 7th और 8th जो आपका स्टेप है वो कभी कभी आपको कंबाइंडली भी मिल सकता है किसी किसी बुक में। फिर देखो इस तरह का आप थ्रेशर मशीन होता है कि जिसमें आप पीछे से क्या डालोगे, वो जो आपकी पूरा क्रॉप है वो डालोगे, और आपके वो जो इसमें सीड्स वगैरह वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएगी, आपकी जो क्रॉप है वो अलग हो जाएगी। अब देखो जो आप इतनी सारी फसल आपकी आई है, हम यहाँ पे बार बार गेहूँ या बाजरे की बात कर रहे हैं, जो गेहूँ या बाजरा आपका आया है, अब आप क्या करोगे, उनको स्टोरेज करके रखोगे कि नहीं रखोगे। कि ऐसा तो है नहीं कि आपने क्रॉप्स को निकाला और उसी दिन हाथों हाथ आपका भाई वो खड़ा है कि जिसको आपको धान बेचना और पैसे ले लिए, नहीं ऐसा तो है नहीं। आज मैं जब निकालूंगा तो हो सकता है कि अभी मेरे भाव इतने नहीं चल रहे, और मतलब कहीं ना कुछ चीज़ तो मुझे स्टोर करके तो रखनी पड़ेगी, संभाल के तो रखनी पड़ेगी। तो अगला जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आपका जो स्टेप आता है वो क्या आता है, स्टोरेज आता है। क्या आता है आपका, स्टोरेज। स्टोरेज यानी किसी भी चीज़ को संभाल के रखना। तो देखो स्टोरेज किस में किया जाता है, आपने देखा होगा कि मोस्टली गाँवों के अंदर ऐसी बोरियां वगैरह जो होती है उनमें भर दिया जाता है आपका, जूट बैग जिसे हम बोलते हैं, बोरियों में भर दिया जाता है आपका पूरा धान वगैरह। ये छोटे पैमाने पे होता है, छोटे पैमाने यानी कि जो हमारे घर वगैरह है या अ, मेरा जो खेत है उसके अंदर मैं इस तरह से रखूँगा कि बोरियाँ वगैरह भर के रख दूँगा। या बोरियाँ मुझे नहीं रखनी है तो मैं ऐसे मेटल्स के जो आपके ये जो बर्तन वगैरह, बर्तन मेटल्स के बर्तन यानी मेटल्स के बड़े बड़े पीपड़े आते हैं, ड्रम भी जिसे हम बोलते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें भर के रख दूँगा छोटे पैमाने पर जो घर वगैरह पे। लेकिन देखो कहीं और पे बड़े पैमाने पे कोई खेती वगैरह करे तो लार्ज स्केल में क्या होता है, इस तरह से बड़े बड़े ये जो बड़े फैक्ट्रीज टाइप के मिल टाइप में बना देते हैं बड़े बड़े, ये भी मेटल्स के ही बने हुए होते हैं। या फिर आपकी क्या बना दी जाती है, जूट बैग्स वगैरह रखा जाता है, तो ढालियाँ वगैरह ग्रीनरीज वगैरह बना जाती है, जिसमें अच्छे से मैं अपने जो बरसात भी ना आए उसमें ज़्यादा
ठीक है, उसमें ज़्यादा थोड़ी बहुत धूप वगैरह भी उसको लगती रहे। देखो मैं अगर धूप ना लगे ना पूरा पैक कर दूँगा तो शायद मेरी सड़न वगैरह भी लग सकती है क्रॉप के अंदर। तो थोड़ा-सा उसका स्ट्रक्चर भी बनाने का ऐसा होता है कि उसमें पानी वगैरह भी ना आए, अगर थोड़ी बहुत अगर बरसात भी हो जाए कभी, तो भी वो क्रॉप्स को नुकसान वगैरह ना हो। प्लस वो जो आपके ढोर या जीव-जंतु वगैरह है, उनसे कीड़े-वीड़े भी ना लगे। तो इस तरह से ये स्टोरेज आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो पूरी इतनी सारी मेहनत होगी और आपने अगर स्टोरेज जो आपकी फसल का नहीं किया ना अच्छे से, तो पूरी जो मेहनत है वो सब पे क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के हमने अलग-अलग टॉपिक्स देखे हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर्स आपका किया जाता है और क्या इनका मैनेजमेंट रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके नज़रिए से, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो हम लोग बात किए जाए इस बनासकांठा के धानेरा सेक्टर की, धानेरा एरिया की, तो मोस्टली आप सब लोग धानेरा से बिलोंग करते हो और कहीं न कहीं आपको ज़रूरत है कि आप लोग ज़मीन से जुड़े हुए रहे और आपको ये सारी चीज़ें पता हो। और देखो बड़ी ये बात नहीं है कि हम भाई खेतों के पास रहते हैं या हमारा थोड़ा-सा ऐसा ग्रामीण विस्तार पास है, लेकिन आप देखो शहरों में भी आज आजकल देखो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, लोग शहरों में रह रहे हैं, तो भी देखो किस तरफ आने की बात कर रहे हैं, अपने गाँवों की तरफ आने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुद्ध एटमॉस्फेयर मिल रहा है, शुद्ध वायु मिल रहा है, प्लस उनको ये जो खाना वगैरह है ना, यहाँ पे लोग किसान किसान खुद की खाना वगैरह गेहूँ, बाजरी वगैरह तो खुद की खाते हैं, तो उनको अच्छा-अच्छा खाना ये क्रॉप प्रोडक्शंस के कारण, अच्छा-अच्छा खेती-बाड़ी के कारण सब कुछ क्या मिल रहा है? शुद्ध मिल रहा है। तो ये सारी बातें हुई। और उसके बाद देखो स्टोरेज के बाद एक और टॉपिक जो आपका बच जाता है इस चैप्टर में, फाइनल टॉपिक, वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, आपने देखा कि खेडूत मित्र जो होता है ना, किसान खेती तो करता ही है, उसके साथ-साथ पास में क्या करता है, एनिमल्स वगैरह भी वो पाल के रखता है, ताकि क्या हो कि ये जो बच जाते हैं ना कुछ ये जो क्रॉप्स वगैरह के बाद ये डाँटे वगैरह जो बच जाते हैं क्रॉप्स के, जिसके ऊपर गेहूँ वगैरह लगते हैं, ठीक है? तो वो किसको दे देता है, वो काऊ को, बफेलो को, उसके लिए चारा वगैरह जो है उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है और कहीं न कहीं उसके लिए क्या हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है। सोर्स ऑफ इनकम यानी कि खेती से तो वो कमाता ही है, प्लस ये एनिमल्स वगैरह को रख के भी कमाता है, उनका दूध वगैरह बेच के, प्लस उनको खुद के लिए भी अपना ताज़ा-ताज़ा दूध वगैरह मिल जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेज़ होती है, जिनमें एनिमल्स वगैरह को खेतों में रखा जाता है। मोस्टली आप देखना कोई भी आप खेत की सैर करोगे ना, आजू-बाजू भी जब आप अपना खेत देखोगे, तो आपको कुछ ना कुछ एनिमल्स तो उस खेत में दिखेंगे ही। क्यों? क्योंकि देखो प्लस दूसरा एक और कारण भी होता है कि एनिमल्स का वो जो एक्सक्रिएटा होता है, जो गोबर वगैरह होता है, तो वो भी वो खेड़ूत के क्या आ जाता है, उसकी खेती में, उसको उसकी सॉइल को रिच करने में काम में आ जाता है किसी न किसी तरीके से, ठीक है? ये सारी बातें अगर आपको याद हो तो हमने पिछले साल भी मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है? उसके बाद देखो ये 1.3 टेबल है, आपको खुद से भरनी है, किस तरह से भरनी है आप देखना। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। जैसे मैंने लिखा मिल्क, तो मुझे कहाँ-कहाँ से ये अवेलेबल होता है। इस तरह से आपको और भी एग्ज़ाम्पल्स देने हैं सोर्स ऑफ फूड के और बताना है सोर्स यानी कि आपको वो चीज़ कहाँ से मिल रही है, ठीक है? फिर देखो मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज़ कंज्यूम फिश एज़ अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। अब देखो कुछ लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं ना, वो किस पे निर्भर करते हैं? फिश के ऊपर ही निर्भर करते हैं। कोस्टल एरियाज़ यानी समुद्री तट के ऊपर जो रहते हैं, वो उनके लिए मेजर पार्ट क्या होता है खाने का? फिश ही होता है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न्ड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in the farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, अपना पोल्ट्री फार्म भी खोल देते हैं कि भाई मुर्गियाँ वगैरह रखते हैं। बहुत बहुत ही हम 2-4 मुर्गी रखें वो बात नहीं है। बहुत ही बड़े पैमाने पे 400, 500, 1000 जैसी मुर्गियाँ रखते हैं, उनका पालन-पोषण करते हैं, उनको अच्छे से खिलाते-पिलाते हैं और उनसे जो कुछ भी वो जो एग वगैरह मिलते हैं उनका फिर वो क्या करते हैं आगे बेचते वगैरह और इस तरह से भी वो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। जो बड़े पैमाने पे ये एनिमल्स को रखना, जैसे बड़ा तबेला भी एक एनिमल हस्बेंड्री का एग्जांपल है कि बहुत सारी मैं गायों को रखूँ और उनसे जो दूध वगैरह होता है उनका आदान-प्रदान करूँ, उनको मैं बेचूँ, तो ये मेरा सब क्या कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो कोस्टल एरियाज़ में लोग क्या करते हैं, फ़िश के साथ ऐसा करते हैं कि बहुत सारी फ़िशेज़ वगैरह को पालते हैं अपने एक तरीके से, मतलब कुछ पानी का कुछ बना देते हैं, उसमें फ़िशेज़ को रखते हैं और फिर वो बेचते रहते हैं। तो इन तरह से ये क्या कहलाता है आपका एनिमल हस्बेंड्री, यानी एनिमल्स को रख के, उनकी केयर करके, उनको शेल्टर देके, भरण-पोषण करके, उनके जो रिज़ उनके जो कुछ भी सोर्स फूड निकलता है उसमें से उनको बेचकर
पैसे वगैरह कमाने का ज़रिया क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। फिर देखो फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ व्हिच गॉट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश व्हिच इज़ रिच इन विटामिन डी। फिश एक बहुत ही अच्छा स्रोत है किसका? विटामिन डी का। ठीक है, तो फिश हमको खानी चाहिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी रहती है फिश वगैरह। तो ये सारी बातें थी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर। एक बार व्हाट यू हैव लर्नड है इसके ऊपर आप थोड़ा गो थ्रू हो जाना कि क्या क्या पॉइंट्स आपने इस पूरे चैप्टर में देखे हैं, व्हाट वी हैव लर्न। प्लस जब पढ़ लो आप तो आपको हेडिंग डालनी है व्हाट यू नी व्हाट वी हैव लर्न, और ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं आपकी फेयर नोटबुक में, जो कि आपका होमवर्क रहेगा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करूँगा। तब तक आप ये थोड़ा सा अच्छे से और एक बार इसको इस चैप्टर को देख लेना। थैंक यू।